हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सईद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के दिन हम 3 खबरें आपको देंगे। 3 खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान को ईद के बाद रिहा कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात का अंजाम क्या होगा। क्या बजट में पीपल्स पार्टी वोट देगी हुकूमत को या नहीं देगी। और फिर सबसे एंड पे बजट के बारे में कुछ नई अपडेट्स कि बजट में जो अहदाफ मुकर्रर हुए हैं वो कितने ज़्यादा हकीकत पसंदाना है। आइए फ़खर से बात का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। शाह जी, ईद आप की सुने। छुट्टियों पे आप जा रहे हैं, तैयारी है? शाह जी, बस तैयारी है, अभी 2-3 दिन है अच्छा, तो आखिरी दिन ही जाएंगे। लेकिन इमरान खान को आपने अंदर ही रखा हुआ है। ये ईद भी इमरान खान साहब के अंदर है बिल्कुल। और अदलिया ने हाल में कह दिया है कि 10 दिन के अंदर फैसला करें। अभी एक ही केस में रह गए हैं ना, वो आखिरी केस रह इद्दत गया, वाला केस। इद्दत वाला जो केस है ना। उसमें उनकी बेल नहीं है। अगर इसमें बेल हो जाती है तो फिर वो बाहर आने का इनका इम्कान है। क्या तफसील है, ज़रा बताएं। अच्छा शाह जी, इस तरह है कि 2 केसेस में तो ऑलरेडी एक में सज़ा ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान को बरी कर दिया गया था साइफ़र वाला। दूसरा जो तोशा खाना वाला वो मुअत्तल हो गई। तीसरी इमरान खान और बुशरा बीबी का ये जो इद्दत केस वाला है ना, इसमें जो प्ली ली गई है कि एक तो अपील के हवाले से जो एक मेन अपील है इस केस के हवाले से, और दूसरा सज़ा मुअत्तली के हवाले से, ताकि इमरान खान की इस केस में भी सज़ा मुअत्तली हो तो उसके जो बाहर आने के चांसेस हैं वो जो है वो जल्दी से वो बाहर आ जाएँ। तो उस पर जो है वो अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर सज़ा मुअत्तली का जो है वो फ़ैसला उसका किया जाए। 10 दिन मतलब 10 वर्किंग डेज़ होगा। और उसके साथ साथ जो 30 दिनों में जो मरकज़ी अपील है इसकी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जज जो अबुल हसनात ने दी थी फ़ैसला, जिसमें 7-7 साल सज़ा दोनों को दी गई थी, उसके हवाले से भी फ़ैसला किया जाए। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अगले जो इसी जून में ही ईद के बाद 27-28 तारीख तक जो 10 वर्किंग डेज़ बन रहे हैं उसमें फ़ैसला हो। लेकिन मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है कि इस फ़ैसले में जो, अगर आप जज अबुल हसनात का फ़ैसला पढ़ें ना, 51 पेजेस का था, उसमें उन्होंने हर तरह से जो पूरा एंगल, जिस तरह बाकी साइफ़र और उसके हवाले से कहा जाता है कि लूप होल्स थे, इसमें वो लूप होल्स जज ने जो है वो नहीं छोड़े थे। जो 51 पेजेस का फ़ैसला था इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से इद्दत का, उसमें उन्होंने जो इस्लामिक वो था, एक कॉन्टेक्स्ट था, उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया उसमें, कुरानी आयात, और उसके ज़रिए इद्दत को उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि इद्दत क्या, और तलाक़ के हवाले से फिर मुस्लिम फैमिली लॉ के हवाले से जो उन्होंने रेफरेंस दिया कि जो एक तलाक़ का प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है, किस तरह होता है। उसके साथ साथ फिर उन्होंने जो जिस पे पीटीआई मेन वो रिलाय कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था जिसमें इद्दत जो है, इद्दत का जो पीरियड था वो 39 डेज़ जो है वो सामने आ रहा था। तो उसमें भी जज ने उस जो वो था फ़ैसला था उसको भी एड्रेस किया था, और उसमें ये बताया उन्होंने, जो जज थे अबुल हसना, जिन्होंने पहले फ़ैसला किया था, कि ये जो 39 डेज़ पीरियड जो इद्दत वाला होता है, ये हर एक औरत के ऊपर जो है वो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो मेंस्ट्रुअल पीरियड और ये सारा वो चक्कर होता है, तो वो सारा उन्होंने उस पर भी वो किया था। तो अगर इस फैसले को देखा जाए ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा रिवर्स करना, जो अपील में और सज़ा मुअत्तली के हवाले से भी। सज़ा मुअत्तली क्योंकि इसमें जिस शिक के ज़रिए दिया गया है, मैक्सिमम सज़ा 7 साल थी, जज ने मैक्सिमम सज़ा दी है, तो वो मुअत्तली वाला भी और अपील वाला मुझे मुश्किल लगता है कि इतनी जल्दी जो है वो अपील इनकी एक्सेप्ट हो जाएगी इमरान खान की। तो मेरा अपना ये, अगर फ़ैसले को देखा जाए और मेरिट ऑफ़ द केस को देखा जाए, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अपील जो है ये मुस्तरद होगी। आप ये समझते हैं कि अपील, तो अपील लगी किसके पास है? अभी जो है ये एडिशनल जज हैं, सेशन जज हैं अफजल मजोका, उसके पास ये लगा है। पीटीआई ने आज भी जो वो था दरख्वास्त की थी, वो कहते हैं कि पहले जो है सेशन जज के पास थी, सेशन जज ईस्ट था, उनके पास थी अपील। तो आप जो है ना, ये बजाय इसके कि एडिशनल के पास, मतलब 1 स्टेप नीचे चले जाएं, आप सेशन जज वेस्ट के पास ये केस ट्रांसफ़र कर दें, ये जो एडिशनल सेशन जज के पास ना करें। तो वो भी जज ने जो है ना, उसी को ही, जो एडिशनल सेशन जज था उसी को ही ट्रांसफ़र किया है। ये वाली अपील जो है वो तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो सज़ा मुअत्तली का इम्कान इमरान खान साहब की वो नहीं है। सज़ा मुअत्तली वाला भी, और जो अपील जो इन्होंने उस फैसले के ख़िलाफ़ की थी वो भी, मुझे जो अगर केस के मेरिट्स को देखा जाए और जो फ़ैसला जो है उन्होंने पहले जज ने लिखा था, जज अबुल हसनात ने, उसकी बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये आपको भी पता है कि ये जिस तरह ये सारे चल रहे हैं केसेस के हवाले से, पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जो केसेस होते हैं उनका कोई पता नहीं होता किस टाइम भी जो है ना वो हो जाए। लेकिन मेरिट ऑफ़ द केस को, लेकिन वैसे मैं अब आपको बताऊं, अदलिया का और
जो इस्टेब्लिशमेंट का जो झगड़ा है ना, वो आए दिन वो एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। वो उसमें बड़ा पोटेंशियल इस्लामाबाद है। हाई कोर्ट से लाहौर चला गया वो। जी नहीं, लाहौर से भी चला गया ना। देखिए लाहौर में जो चीफ जस्टिस थे शहजाद घिबा साहब, वो किसी तरीके से हमारी एजेंसियों के कंट्रोल में नहीं थे। वो इंडिपेंडेंट फैसले ले रहे थे और हमारे जो अदारे हैं वो तो नाखुश थे। और अभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन किसने दी? मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब। मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि वो उनसे मिले हुए हैं, लेकिन फ़ैसला उन्होंने किया कि जी हम ले आएँ, इनको ला रहे हैं। अभी पहली बात तो ये है कि एक बंदा जो सीनियर मोस्ट है, जो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना है, उसका तो अभी चंद महीने भी नहीं गुजरे, मार्च में वो रिटायर हुए हैं ना। तो आप जून के महीने में आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि उनको वापस ले आएँ, तो ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और बाकी आपके सामने ही है। तो खैर ये मुझे लगता ही है कि ये सारा शाह जी, मैं इसके थोड़ा सा अगर बता दूं, ये जो चीफ जस्टिस वाली आप बात कह रहे हैं ना, ये अल जिहाद ट्रस्ट केस था। उसमें ये बाकायदा प्रोसीजर लेआउट किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। उस टाइम जो 11 रुकनी बेंच था, 1996 था गालबन, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीट वेकेंट होती है ना, जो नॉर्मल प्रोसीजर से अगर कोई जज रिटायर होता है तो वो आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो फिल करनी होती है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर कोई नॉर्मल तरीके से रिटायर नहीं होता, बल्कि वो अगर इस्तीफ़ा दे देता है या कोई उसकी डेथ हो जाती है, मतलब नॉर्मल के अलावा कोई अगर सुप्रीम कोर्ट की सीट वेकेंट होती है, तो वो 90 डेज़ तक जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है वो उसको ले सकता है। तो अगर वो उस अल जिहाद ट्रस्ट केस की रूह से देखा जाए तो पहले भी हमारे जो चीफ जस्टिस साहिबान थे वो इसको वायलेट करते हैं, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जो तैनातियाँ थी वो डिले करके, और इस हवाले से काफ़ी हर दफ़ा जो है वो तकरीबन बार्स भी ये इस हवाले से उनको ख़त लिखती हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज़ हैं उसको फिल किया जाए। अगर ये चीफ जस्टिस ये पहली दफ़ा कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इसको पोलिटिसाइज करने की बजाय नहीं, उसमें तो तय है ना कि जो चारों चीफ जस्टिस हैं उनमें सीनियरिटी सबसे सीनियर वो, तो क्या ये सबसे सीनियर है इसमें? अच्छा, जो चीफ जस्टिस के हवाले से होता है ना कि जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट्स के, उनको लेना है। अब ये बात, इसके ऊपर क्वेश्चन रेज हो सकता है कि क्या ये सीनियर मोस्ट हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। लेकिन हमने ये भी देखा है कि माजी में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं वो सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर कम होती रही हैं, बल्कि इसमें आप इवन ये जो सुप्रीम पहले कोर्ट आपने सीनियरिटी की बात नहीं की है, अब आप जो देखें एक प्रोसीजर दिया हुआ है ना, वो तो बिल्कुल एक सामने है कि सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस हों, ये बिल्कुल तो मैं वही बात कर रहा लेकिन हूं ना मैं कि आपको देखो, ये कह रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में पहले जितने भी जजेस आए हैं जो अभी तक मौजूदा इस टाइम बैठे हैं, क्या वो सारे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक सवाबदीद भी होती है जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में। और बाकी मेरा ख्याल है कि होना तो यही चाहिए कि जो एक प्रोसीजर लेड आउट है उसके मुताबिक ही करना चाहिए। लेकिन अगर ये इस तरह करते रहे, माजी में प्रैक्टिस रही है, तो ये इस तरह अब भी चल रही है। नहीं ये सही है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो वायलेशन है अल जिहाद ट्रस्ट केस खत्म हो गई तो, लेकिन ये माजी में भी होता रहा। नहीं गलत हुआ ना। आप देख रहे हैं, आप किस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने कहा ये एक तरीका माजी में अगर गलत हुआ है तो अभी भी गलत हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। आप यूं बात कर रहे हैं ना, आप घुमा के बात कर रहे हैं, सीधी सीधी दो टोक बात कर रहे हैं, ये गलत है ये नहीं है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं शाहजी एक बात और जो मैंने देखा है, एक बड़ा डेंजरस जो ट्रेंड है ना वो चल पड़ा है कि जिसने भी आगे सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए वो करना होता है ना, तो वो इस तरह की एक्टिविज़म और उसकी तरफ ये चल पड़े हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ बड़ा एक गलत ट्रेंड है। यार फ़खर, मैं हमारी ना मैं बड़ी अदब से बात करूँगा कि जो जज, जो पावर दैट भी एलिफेंट इन द रूम को जो भी बंदा बात कर रहा है ना, वो एक्टिविज़म का शिकार हो गया। और ये आज की बात नहीं है, ये माजी में भी यही होता रहा है। और सॉरी टू से जुडिशरी के अंदर से बाज़ लोग ये बात करते हैं और हमारे मीडिया के अंदर लोग बैठ के बात करते हैं। पहली बात यह है कि जो तरीकाकार ले आउट किया गया उस पर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी जज जस्टिस सेठ वकार को सिटिंग DGISPR ने कह दिया कि वो पागल है, और हमारे मीडिया के लोग वो बिल्कुल डुगडुगी बजाते रहे, वो कहते रहे कि बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हुआ ना।
तो ये मेरा ये ख्याल है कि हमारी भी कोई लिमिट्स होनी चाहिए। जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा मैं और आप नहीं हो सकते। तो मेरी तो ये हम्बल सी एक राय है। तो बाकी ये जो एक्टिविज़म है ना, इसको आप डिफ़ाइन, मुझे तो नहीं पता कि कैसे करेंगे। जब आप इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे हों, उनके हक़ में फ़ैसले करते जाएं तो आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, उनके हक़ में बातें करते जाएं तो अच्छे बच्चे हैं। जब आप कहें कि नहीं हमने तो इस तरीके से फ़ैसला करना है, आपकी बात नहीं माननी, तो आप एक्टिविस्ट बन गए। तो हमारे यहाँ ये भी बड़े ये सिलेक्टेड एक्टिविज़म की बात आप जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ की फेवर में अगर फ़ैसले दें तो वो अच्छे हैं, जब ना दें तो वो बुरे हैं। ऐसा नहीं है। यही इन्हीं जजेस में से जो है वो माजी में हमने देखा है ऐसे ऐसे फ़ैसले दिए हैं। और अब जो है वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्टिविज़म जो है गलत है, ये सही है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये गुड और बैड वाली जो एक चॉइसेस हैं वो ख़त्म करनी। मैं आपको एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये जस्टिस घेबा है ना, जो लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पर आए हैं, इनकी बच्ची से कोई कहते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, और उससे कोई डेथ वगैरह भी, कोई कैजुअलिटी वगैरह भी हो गई। उस केस को मेरी इतलात के मुताबिक एक जो कंप्लेनेंट है उसका वो आगे आ गया। उस कंप्लेनेंट ने किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी? इन्हीं चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। जब इन चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई का आगाज़ उन्होंने किया, और ज़ाहिर है इनकी तरफ से कोई सुलह की भी कोशिश हुई, सरकारी गाड़ी थी, ये भी याद रखें। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने उस केस को परसू करना शुरू कर दिया। तो उसने, हमारे साथी ने फ़ोन किया उस कंप्लेनेंट को कि भाई तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा जी मैं एक खुफिया अदारे का नाम लिया कि मैं उसके दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और मैं इस केस को परसू करवा रहा हूँ। कहाँ बैठा हुआ हूँ? और ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, मैं तफसीलात में चूँकि वो इल्ज़ामात लग जाते हैं तो मैं इसलिए नाम लेने से गुरेज कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ सोल्यूटू से जिसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियार है ना, वो सबसे ज़्यादा जवाबदेह भी है। बिल्कुल। ये और वो जिसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियार है, मुझे और आपको पता है वो किसके पास है। ये बताएं कि ये बातें तो चलती रहेंगी, आगे की कहानी क्या है? शाह जी, ये जो बजट के हवाले से ना काफ़ी ये बहस चल रही है और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस वजह से कि हुकूमत का ये जो बजट है ना, ये एंटी मिडिल क्लास है। इसमें ख़ास तौर पे जो सैलरीड क्लास है उसमें जो इन्होंने स्लैब्स थे, पहले ये होता था कि 6 स्लैब्स थे, वो कम करके इन्होंने 5 कर दिए हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो स्लैब्स थे उनके साथ क्लब करके अब ये एक रेशो तो हमने देखा है मीडिया के ऊपर सारा दिन चलता रहे, और हमसे ज़्यादा जो है ना हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी अब पता चल गया है कि कितनी तनख्वाह के ऊपर कितना वो है। लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा, जो हुकूमत ने ना टारगेट्स रखे हैं अपने ये जो फिस्कल ईयर आ रहा है 2024-25 वाला, कि 18 ट्रिलियन का ये टोटल बजट है, 18 पॉइंट समथिंग जो ट्रिलियन है, और जो रेवेन्यू का इन्होंने अपना टारगेट रखा है ना वो 13 ट्रिलियन के करीब है, 12.9 है या इस तरह का है। 13 ट्रिलियन यानी 13,000 अरब रुपए जो है वो कह रहे हैं कि हम टैक्सेस और उसकी मद में वो करेंगे। इस साल का जो टारगेट था वो 9 ट्रिलियन से ऊपर है, यानी 9,000 अरब का। तो ये 3.8 ट्रिलियन का जो इन्होंने एक बड़ा एम्बिशियस सा टारगेट रखा है ना कि ये हम जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाएंगे, उसमें शाह जी मुझे लगता है ये अचीवेबल नहीं है। जो इन्होंने ना ये 3.8 ट्रिलियन का ये जो टारगेट रखा है उसमें वो कहते हैं कि हम 1500 अरब रुपए जमा करेंगे, ये जो नए टैक्सेस लगे हैं उससे 1500 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि ये जीएसटी और उससे जो इन्फ्लेशन और ये बढ़ेगी उससे जो है वो हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ेगा, और 800 अरब रुपए जो है ना वो हम करेंगे जो कोर्ट केसेस हैं और ये इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं उनको वो उसके ज़रिए 800 अरब रुपए। तो ये अगर ये तीनों इनके ये जो दिए गए हैं ना कि ये हम इसके ज़रिए बढ़ाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों जो है ना वो इम्प्लीमेंटेबल हैं और इनसे इतना ज़्यादा जो है रेवेन्यू 3.8 ट्रिलियन वाला वो अचीव होगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये शायद हुकूमत मिनी बजट की तरफ जाएगी। और जो जीएसटी अभी इन्होंने 18% किया है, पहले ये होता था कि कुछ ऐसी अशिया थी जिसमें जीएसटी एग्जेम्पशन थी, जो खाने पीने की अशिया हैं, दूध के डब्बे, पैकेज जो दूध या इस तरह की जो चीज़ें थी वो उन्होंने जो है वो पहले 4% 5% होता था, अब इन्होंने वो किया है कि सब के ऊपर इक्वली 18% किया है।
तो अब ये महीने के बाद आप देखेंगे जो महंगाई आएगी ना, लोग इससे चीख उठेंगे। नहीं, और पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम लेवी जो GST उस पर भी वो उन्होंने वो कर दिया है, 20 रुपये इजाफा कर दिया। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि अगर रेवेन्यू हमारा जो है वो ना बढ़ा तो ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्योंकि आप देखें 18,000 अरब रुपए आपके जो है अखराजात हैं, और जो आपका रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो 13,000 अरब रुपए वो कह रहे हैं। जो बाकी 8,000 अरब 8,500 अरब का जो है ना वो डेफिसिट है, वो आप कहीं से कर्ज़े लेंगे, बैंकों से कर्ज़े लेंगे, नए नोट छापेंगे, बाहर से कर्ज़े लेंगे। तो ये इस तरह मुल्क जो है ना ज़्यादा अरसे तक जो है ना ये कोई वो सलूशन इनके पास नहीं था। मेरा ख्याल है ये टैक्स वाला वो ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा बजट आप दिफा को दे रहे हैं आज भी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिफा है, उससे भी ज़्यादा जो हमारे और जो कुछ मद हैं उसमें आप देखें कि 1.13 ट्रिलियन जो है वो आप सब्सिडी देंगे उसको पावर सेक्टर को, यानी कोई 1300 अरब रुपए के करीब पावर सेक्टर को देंगे ताकि आपका सर्कुलर डेट वो ना हो। इसी तरह के और इस तरह के बेशुमार हैं सब्सिडीज़ की मद में, और उसमें सिर्फ एक डिफेंस वाला नहीं है, और इस तरह के हमारे काफ़ी लीकेजेस हैं। फिर आपने जो डेट स्ट्रक्चरिंग है और फिर इंटरेस्ट के हवाले से आप सबसे ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर तो उसके ऊपर हैं। तो ये ओवरऑल आपके जो अखराजात हैं वो दिन ब दिन हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू है हुकूमत ने जो है ना सबसे आसान काम कर लिया, वो GST इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और उसके साथ साथ जो डायरेक्ट सैलरीड क्लास और उसके ऊपर स्लैब्स करके वो कर दिया। मैं कल मिफ्ता इस्माइल का सुन रहा था, वो बड़ा अच्छी उन्होंने वो ऑप्शन दी। वो कह रहे हैं कि जो NFC अवार्ड है ना, हुकूमत को चाहिए था कि इसमें रिफॉर्म्स ले आते हैं NFC अवार्ड में, क्योंकि सूबों के पास पैसा हर साल ये रेवेन्यू के उससे जो शेयर है वो चला जाता है चारों सूबों के पास, उनके पास एक इजी मनी आ जाती है, तो वो रेवेन्यू कलेक्शन और नए जो सूबाई सतह के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो नहीं लगाते। अगर सूबों को रेवेन्यू के हवाले से कोई वो करें तो उससे मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कंडीशनल कर दें NFC को जो है, जो शेयर जाता है कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इस तरह के दूसरे सर्विसेज के ऊपर वो टैक्स लगा लें, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर हो सकता था, बजाय इसके कि इन्होंने सिर्फ जो है ना ये आसान काम कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये शायद हुकूमत के लिए ये अचीवेबल टारगेट नहीं होगा। भाई लेट्स सी कि क्या होगा। मुझे वैसे सच्ची बात है इकॉनमी की इतनी समझ नहीं आती, लेकिन फाइलर्स बढ़ाने के लिए जो इन्होंने इकदाम किए वो बेहतर हैं, सख्त हैं, लेकिन वो बेहतर हैं कि ज़ाहिर है टैक्स नेट आपका बढ़ेगा। अलबत्ता बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको शाह जी, वैसे इस फाइलर्स के हवाले से मेरी एक छोटी सी वो है, देखिए पाकिस्तान की हर जो काम होता है ना वो ट्रांजैक्शंस के ही ज़रिए होते हैं। आप ज़मीन ख़रीदते हैं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, वहाँ पे आपने अपने नाम पे वो करना है, वो ट्रांजैक्शंस होती है। सिंपल कर दें कि कोई ऑप्शन ही नहीं है नॉन फाइलर वाली। जो ओरिजिनल इसका फाइलर है, हम ये जो है ना वो फ्रंट मैन के ज़रिए या ये जिस तरह वो करते हैं कि उनके ज़रिए वो ख़रीद लेते हैं, बड़े बड़े जो वो हैं, ये सिंपल वो कर दें कि जिसकी ये है प्रॉपर्टी वही खुद जो है उसको वो ट्रांजैक्शन, नॉन फाइलर वाली कैटेगरी ख़त्म हो जाए ना तो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे ये बताएं, ये पीपल्स पार्टी और उसके नून लीग के इख्तलाफात कहाँ तक पहुँचे? फ़खर, कल मैंने बताए थे 7 पॉइंट के, वो किन पॉइंट्स के ऊपर इख्तलाफ है। आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दफ्तर में इकट्ठे हुए थे, इसहाक डार थे, अयाज सादिक थे और राना सनाउल्लाह थे, और पीपल्स पार्टी की तरफ से शहरी रहमान थी, नवीद कमर थे। तो मेरी इतलात के मुताबिक जो मर्जी कर लें, पीपल्स पार्टी ने एंड पे वोट जो है बजट को दे देना है। तो लंबी बात क्या बताऊं कि ये मामला जो है ना वो हल हो जाएंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, यही है मेरे ख्याल में। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर राय दीजिएगा इनबॉक्स में, और अगर आपने कोई मालूमात देनी है, कोई लीड देनी है, तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। मुझे और फ़खर दुरानी को इजाज़त दीजिए।